नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज, और मैंने बताया था कि अगले लेक्चर में अपन करेंगे न्यूमेरिकल। तो उसको न्यूमेरिकल करें उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, मीटर सेतु। ठीक है, मीटर ब्रिज। ठीक है, आपके सिलेबस में भी टॉपिक है वो, तो उसको पहले निपटा लेते हैं, फिर एक साथ न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मीटर सेतु क्या है। मीटर सेतु क्या है वो जानने से पहले आपको ये अच्छे से समझना होगा कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या एक सिद्धांत है, वो क्या है, विद्युत परिपथ है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, विद्युत परिपथ है, एक विद्युत सिद्धांत है। ठीक है, उस सिद्धांत पर काम करने वाला उपकरण क्या होता है, मीटर सेतु। उस सिद्धांत पर काम करने वाला उपकरण क्या होता है, मीटर सेतु। मैंने आपको 3 बताए थे कि उस सिद्धांत पर, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी आपके 12th के हिसाब से 3 बताए गए हैं कि भाई एक तो मीटर सेतु था, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स था और एक था कैरी पोस्टर ब्रिज। ठीक है, मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और कैरी पोस्टर ब्रिज। तो उसमें से मीटर सेतु आपके सिलेबस में शामिल है। ठीक है, तो इस मीटर सेतु को पढ़ना। तो मीटर सेतु क्या है, एक ऐसा उपकरण है जो व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर काम करता है और जिसकी सहायता से क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अपन ये कोई अज्ञात प्रतिरोध लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखो ऐसा सेटअप होता है, उसमें होता क्या है, 1 2 3, ये किसकी होती है, तांबे की पत्ती होती है, तांबे की पत्ती। ठीक है, कॉपर की, समझ गए, किसकी पत्ती, तांबे की, कॉपर की पत्ती होती है। क्योंकि कॉपर की पत्ती इसलिए लेते हैं कि कॉपर सबसे अच्छा चालक है। भाई चांदी के बाद अगर आपके पास चांदी है तो चांदी रख लो, ठीक है, लेकिन इतनी महंगी कहाँ से लाओगे फिर। ठीक है, तो इसलिए कॉपर की पत्ती रखते हैं ताकि उसका प्रतिरोध क्या हो, कम प्राप्त हो, प्रतिरोध क्या हो, कम हो। ठीक है, 0 तो नहीं हो सकता लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, ये तीनों किसकी होती है, तांबे की पत्ती होती है, ध्यान रखना। ये 1 2 और 3 तीनों किसकी पत्ती होती है, तांबे की पत्ती। अब यहाँ पे क्या होता है, इस पत्ती और इस पत्ती के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स। इस प्रतिरोध बॉक्स में क्या होता है, कुछ ऐसे, मतलब आपने लैब में देखा होगा शायद, ये उपकरण ऐसा एक बॉक्स टाइप होता है जिसमें आप वैसे बाहर निकालते हो तो मतलब वो ओम्स, आप आपस में कॉन्टैक्ट में होगे, जुट जाता है, ओम्स बन जाता है, प्रतिरोध बन जाता है। ठीक है, वो एक ऐसे मतलब ऐसे ऐसे, मतलब अगर कोई मैं डायग्राम होता तो मैं बता देता आपको। ठीक है, आप देखना, प्रतिरोध बॉक्स गूगल पर सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें प्रतिरोध बॉक्स में आप क्या करते हो, मतलब जैसे ही बाहर निकालते हो तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध उसमें आ जाता है। तो कुल मिला के ये समझ लो कि यहाँ एक प्रतिरोध बॉक्स होता है जिसका प्रतिरोध अपन जितनी इच्छा चाहे उतना रख सकते हैं। ठीक है, ये होता है अज्ञात प्रतिरोध, यहाँ जुड़ा हुआ होता है अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो ये है ए और सी बिंदु, ए और सी के बीच में लगा रहता है एक तार, ए और सी के बीच में लगा रहता है एक तार। ठीक है, इस तार में क्या है, इस तार में क्या होता है, इस तार किसका बना होता है, पहले तो वो लिख लो, इसको ध्यान से रख लो क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है। ये तार किसका बना होता है, मैग्नीन, नाइक्रोम या क्वांस्टेंट, 3 धातु है, मैग्नीन, नाइक्रोम या क्वांस्टेंटन। ठीक है, तार किसका बना होता है, मैग्नीन, नाइक्रोम या क्वांस्टेंटन। ठीक है, समझ गए, मैग्नीन, नाइक्रोम या क्वांस्टेंटन। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी किसी भी तार को एक प्रतिरोध के रूप में काम में ले तो हमेशा वो मैग्नीन, नाइक्रोम या क्वांस्टेंटन ही आएगा, ये हमेशा माइंड में फिक्स रखना। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये तांबे की पत्ती लिए काम में। ठीक है, ये इसलिए लिए ताकि अपने को क्या हो, अपने को प्रतिरोध कम प्राप्त हो। यहाँ पे प्रतिरोध अपने को ज़्यादा चाहिए क्योंकि अपने को मान निकालना है, अपने को इसकी गणना करनी है, तो गणना में शामिल करने के लिए ज़्यादा चाहिए। समझ गए, इसको भी मैं आगे बताने वाला हूँ चीज़ें। ठीक है, पहले इतना समझ लो, ये क्या है, एक तार है। अब इस तार में, इस तार का कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। ये तार है तो क्या होगा, तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो ये देखो चीज़ आखिर में क्या बन गई है, ये ऊपर आर, नीचे ये, अगर आप देखोगे तो ये जो तार का इतना एल लंबाई में प्रतिरोध कितना है, पी, एल लंबाई में प्रतिरोध कितना है, पी है, और ये 100 माइनस एल क्यू। ये लंबाई कितनी होती है, ये लंबाई कितनी होती है वो आप देखो पहले। ठीक है, तो ये लंबाई सेंटीमीटर में होती है, ध्यान रखना, ये लंबाई किस में होती है, सेंटीमीटर में।
ये क्या है, लंबाई किसमें होती है, सेंटीमीटर में, ध्यान रखना। तो पूरे तार की लंबाई कितनी हुई, 100 सेंटीमीटर का तार काम में लिया जाता है। ध्यान रखना, कभी गलती से मतलब एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं कि मीटर ब्रिज में, क्योंकि बहुत सारे ई सवाल सिंपल से ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि मीटर ब्रिज में तार की लंबाई कितनी होती है, 100 मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 मीटर या 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप कंफ्यूज कहाँ हो जाओगे, मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर वगैरह मीटर में, वहाँ कंफ्यूज जाओगे। तो ध्यान रखना ये सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि 100 मीटर भी बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हो ना, 100 मीटर भी बहुत ज़्यादा होता है। इतना लंबा तार का कोई वो उपकरण लैब में रख नहीं सकते, लैब में रखने के लिए ये 100 सेंटीमीटर वाला। तो ये तार कितने का होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, बैटरी है, ये बैटरी आपको पता है, ठीक है। और ये क्या होता है, धारा नियंत्रक, ये ऐसे होता है एक्चुअली में, धारा नियंत्रक में, ये बैटरी है, धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक मतलब ये ऐसे, मतलब एक तार सा लिपटा रहता है, उसमें प्रतिरोध होता है। तो अब जैसे जैसे प्रतिरोध चेंज करोगे तो धारा चेंज होगी। तो ये रेजिस्टर बोलते हैं इसको, धारा नियंत्रक। ये कुंजी जिससे आप इस परिपथ को स्टार्ट कर सकते हो, इस परिपथ को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका मेन सिद्धांत क्या है, मेन ये काम किस पे कर रहा है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे। और कैसे, तो आप देखोगे, इसको ध्यान से देखो, अपने पास बिंदु क्या क्या है, अपने पास बिंदु क्या क्या है, ए बी सी डी, ये सारे हैं। तो देखो मैं बना देता हूँ, ए बना दिया, या बी बना दिया, सी बना दिया, या मैंने डी बना दिया। अब देखो ए और बी के बीच में क्या है, ए बी से लगाकर सी तक क्या है, तार है। ए बी से लगाकर सी तक क्या है, तार है। ये कितनी लंबाई का बन रहा है, एल लंबाई का, ये 100 माइनस एल लंबाई का, ठीक है। और इस वाले को आप प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, यहाँ अगर प्रतिरोध तो इसको पी पी बोलते थे, इसको क्यू बोलते थे, ठीक है। अब ए और डी के बीच में आर है, तो वही हो रहा है। और डी और सी के बीच में एस है, डी और सी के बीच में एस है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये लगा हुआ क्या, डी और बी के बीच में जी लगा हुआ गैल्वेनोमीटर। ये है वो नेटवर्क पूरा है क्या आखिर में, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत ही फॉलो कर रहा है। अब देखो ये है ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको, जॉकी जे बोल सकते हो, जे या जॉकी कुछ भी, इसको अपन मूव कर सकते हैं, इसको अपन सरका सकते हैं, ये ना इसको अपन सरकाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसको सरकाते किस लिए है, सरकाते किस लिए कि देखो आपको क्या करते हो, आपको अज्ञात प्रतिरोध दिया होता है, कि आपको बोल दिया कि आपके पास ये उपकरण है, आपको अज्ञात प्रतिरोध दे दिया, कि कोई तार दे दिया, कुछ भी दे दिया कि इसका अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करो, इसका प्रतिरोध ज्ञात करो, कि ज्ञात नहीं है उसको ज्ञात करना। तो अपन क्या करेंगे, उस तार को या जो भी अपने प्रतिरोध या कुछ भी दिया हो, इसको यहाँ लगा दो। भाई प्रतिरोध ज्ञात करना किसका होगा, या तो तार का होगा, या फिर प्रतिरोध ऐसे बना हुआ जो मैंने बताया था उस दिन वो होगा, या फिर कुछ और भी ऐसा कुछ उपकरण होता है जिसका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको मेजर करना है, तो उसको आप यहाँ से यहाँ लगा सकते हो। इसके बीच में लगा दिया, ठीक है, छोड़ दो। अब उसके बाद प्रतिरोध बॉक्स में कुछ ओम्स आप रख दो, रेजिस्टेंस कुछ रख दो, ठीक है, रख दिया। फिर क्या करोगे आप, ये जॉकी जे ना इसको घुमाओगे, ऐसे ऐसे घूम सकती है, ये ऐसे ऐसे घूम सकती है, तो ये कहीं पर भी घूमेगी। तो इस साइड वाले को अपन एल मानेंगे, इस साइड वाले को 100 माइनस एल, इस साइड वाले को 100 माइनस एल ऑल। और यहाँ पर क्या लगा होता है, पैमाना लगा होता है, यहाँ पर एक पैमाना लगा होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक पैमाना होता है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक 100 सेंटीमीटर की क्या होता है, स्केल होती है, क्या होती है, स्केल। एक मिनट, हाँ, ये एक्चुअल में क्या होती है, स्केल होती है, पैमाना। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 और 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पैमाना लगा होता है बिल्कुल तार के बराबर। तो आप जैसे कि बी बराबर यहाँ आया, तो यहाँ जैसे कि 20 सेंटीमीटर है, तो अपना एल बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऐसे अपने को मालूम पड़ जाता है। तो अपन क्या करते हैं,
आर में कुछ भी प्रतिरोध रख दिया, ये तो अपने को पता ही है, पहले से लगा दिया, ये पता क्या है वो अपने को नहीं पता, लेकिन लगा रखा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। इसमें अपन कुछ भी प्रतिरोध रखते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद जॉकी को मूव करते हैं, तो मूव करने पर क्या होगा, जिस कंडीशन पर इसमें विक्षेप 0 हो जाए, यानी कि इस जो गैल्वेनोमीटर है धारा मापी, उसमें क्या हो जाए, विक्षेप 0, विक्षेप 0 यानी कि धारा 0। जब विक्षेप 0 होगा यानी कि धारा 0, धारा 0 मतलब बी और डी का विभव क्या हो गया, समान हो गया, समान विभव पे आ गए। तो जैसे ही समान विभव पे आए तो अपने को पता है ये क्या होगा, उसका नियम फॉलो करेगा, किसका, जो व्हीटस्टोन के सिद्धांत है उसका नियम फॉलो करेगा, P/Q = R/S हो जाएगा, बस वही है। अब देखो बहुत बार ऐसा होगा कि आपने प्रतिरोध रखा, उसके बावजूद भी आपको संतुलन की स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे, इस आर को थोड़ा और चेंज कर दोगे, इस आर को, ठीक है, और फिर संतुलन की स्थिति प्राप्त करोगे, ठीक है। तो कुल मिला के संतुलन की स्थिति प्राप्त करनी है, और संतुलन की स्थिति में जो प्रतिरोध होता है उनको लिखने हैं, बस। कैसे, तो अब देखो, अब ये कहोगे सर इस तार का प्रतिरोध कैसे लिखेंगे, तो लंबाई दी हुई है, आपके माइंड में तो ये आ रहा होगा ना, इसे तार का प्रतिरोध कैसे लिखेंगे, तो लंबाई दी हुई है। तो देखो, माना तार की एकांक लंबाई में प्रतिरोध, एकांक लंबाई में प्रतिरोध कितना है, लैम्बडा ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, लैम्बडा ओम पर सेंटीमीटर। ये होगा कि भाई एकांक लंबाई में 1 सेंटीमीटर में कितना है, लैम्बडा ओम पर सेंटीमीटर। अब देखो एग्जाम में सवाल में आपको कहाँ घुमाया जा सकता है, ऐसे दे दे कि लैम्बडा ओम प्रति मीटर दे दे और ये लंबाई सेंटीमीटर दे दे, तो ध्यान रखना दोनों को मतलब मैच करवा के करना है, तो दोनों को मीटर में बदल के करना या दोनों को सेंटीमीटर में बदल के करना, ठीक है। हाँ, तो माना तार की लंबाई, एकांक लंबाई में प्रतिरोध कितना है, लैम्बडा ओम सेंटीमीटर, तो P कितना होगा, मतलब P क्या है, L लंबाई में प्रतिरोध, L लंबाई में प्रतिरोध, P क्या है, L लंबाई में प्रतिरोध, तो कितना हो जाएगा, लैम्बडा इंटू L, और Q क्या है, 100 माइनस L लंबाई में प्रतिरोध, तो वो कितना हो जाएगा, लैम्बडा इंटू 100 माइनस L, ठीक है, लैम्बडा इंटू 100 माइनस L, समझ गए। अब देखो ये इतना लिख लिया, अब देखो होगा क्या, अब अपने को मिलेगी संतुलन की अवस्था। अब क्या मिलेगी अपने को, संतुलन की अवस्था। तो जैसे संतुलन की अवस्था मिलेगी तो संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि संतुलन की अवस्था में क्या होता है, P/Q = R/S, P/Q = R/S, ठीक है। तो बोर्ड पे जगह बची नहीं है, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। छः को तार पर है, ये बी बिंदु मैंने बताया ना फिक्स नहीं रहेगा, ये यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जहाँ भी रहेगा उस बिंदु को बी बिंदु बोलोगे। पर माना ताप पर खिसकाते हैं, तो माना बिंदु ताप पर क्या करते हैं, खिसकाते हो, माना बी बिंदु पर धारामापी में धारा कितनी हो जाती है, 0। धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर, धारामापी में धारा 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। अतः इसका मतलब क्या होता है, धारा 0 होगी, इसमें धारा 0 मतलब धारा 0 हो जाती है, अतः विक्षेप 0, विक्षेप क्या होगा, 0। ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो ऐसे ऐसे अगर मूव कर रहा होगा, ऐसे ऐसे, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो विक्षेप क्या हो जाएगा, 0, अतः विक्षेप 0, अर्थात इस स्थिति में क्या हो जाएगा, VB = VD, संतुलन की अवस्था प्राप्त होगी, संतुलन की अवस्था प्राप्त होगी, आप लिख लेना, ठीक है। तो क्या होगा, संतुलन की अवस्था प्राप्त होगी। और अपने को पता है संतुलन की अवस्था में क्या होता है, तो संतुलन की अवस्था में लिखोगे, संतुलन की
अवस्था में, ठीक है, अर्थात वी बी इक्वल वी डी, उस स्थिति में क्या होगा, संतुलन की अवस्था प्राप्त होगी। और संतुलन की अवस्था में क्या होगा, आपने सभी को पता है, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, ठीक है, ये होगा। अब देखो P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, अब आपको निकालना है S निकालना है, क्या निकालना, S निकालना है ना, S ही अपना अज्ञात प्रतिरोध है। S निकालने के लिए क्या करोगे, आर क्यू अपॉन पी, आर क्यू अपॉन पी। अब देखो क्यू अपना कितना है, 100 माइनस एल अपॉन पी कितना है, एल इंटू आर, समझ गए, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या करोगे, ये अज्ञात प्रतिरोध निकालना है भाई, रख दो, इसको रख दिया, आपने मूव किया इसको, जैसे ही बी बिंदु मेरे को माना या मिला, यहाँ पे बी बिंदु मिला, जैसे ही मिला मैं क्या करूँगा, ए से बी की दूरी निकाल लूँगा, माना 60 सेंटीमीटर, इस 60 को यहाँ रख दूंगा, तो बस माना जाए क्योंकि आर का मान अपने को पहले से पता होगा, एस का मान निकल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा केस, समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, जो भी है इसको देख लो, ये है आपका पूरा मीटर सेतु, बस ये आपका पूरा मीटर सेतु है। अब ये तांबे की पत्तियाँ है, ये क्या तांबे की पत्तियाँ, और ये तार किसका बना होता है, इसको बोलते हैं मीटर सेतु का तार। ये बना होता है मैग्नीन, नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन, इनका बना होता है। ये तांबे का नहीं बनता, ध्यान रखना, ये तांबे का नहीं बनता, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वैसे कोई नॉर्मली आपके साथ बताएगा नहीं 12 लेवल तक, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये तांबे का नहीं होता, गलती से ध्यान में रखना, ठीक है। ये कभी भी तांबे का नहीं होगा, या तो किसका होगा, मैग्नीन, नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, सिंपल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये तांबे का नहीं होगा। तांबे का क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, और यहाँ पे अपने को प्रतिरोध चाहिए भाई, मापन में चाहिए, अपने को प्रतिरोध की गणना करनी है, तो गणना करने में कैलकुलेशन के लिए कुछ प्रतिरोध चाहिए, समझ गए, तो इसलिए काम में नहीं लेंगे, ठीक है। चलो, तो फिर अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं। तो यदि एल लंबाई पर संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, अगर आप क्वेश्चन में ऐसे बोले कि यदि एल लंबाई पर संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, तो अज्ञात प्रतिरोध एस बराबर कितना, 100 माइनस एल अपॉन एल इक्वल टू आर द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 100 माइनस एल अपॉन एल इक्वल टू आर द्वारा दिया जाता है। एल किस में है, सेंटीमीटर में, एल किस में है, सेंटीमीटर में, ध्यान रखना। मीटर सेतु तार की लंबाई कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। मीटर सेतु का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, मैग्नीज नहीं है, ध्यान रखना, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। मीटर सेतु का तार नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है, क्योंकि इनका प्रतिरोध उच्च होता है, क्योंकि अपने को थोड़ा बहुत उच्च प्रतिरोध चाहिए होता है मापन करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए। और ताप गुणांक निम्न होता है, निम्न मतलब ताप गुणांक मतलब क्या होता है कि वही अल्फा, यानी कि मतलब टेम्परेचर, ताप के साथ प्रतिरोध का बदलना, तो इसका ताप गुणांक निम्न है, यानी कि ताप के अनुसार इसका प्रतिरोध में बदलना बहुत कम होगा, यानी कि अगर ताप बदलेगा भी तो प्रतिरोध में बदलाव बहुत कम होगा, इसका ताप गुणांक निम्न है, ठीक है। इसमें तांबे का तार उपयोग में नहीं लिया जाता, ध्यान रखना, क्योंकि इसका प्रतिरोध निम्न होता है। तांबे के तार का प्रतिरोध निम्न होता है, सभी को पता है, तो इसका ताप गुणांक थोड़ा सा उच्च होता है, मतलब इनके मुकाबले उच्च होता है, ऐसा नहीं कि बहुत उच्च होता है, इनके मुकाबले इसका ताप गुणांक उच्च होता है। अगर तापमान बदलेगा तो तांबे के तार का प्रतिरोध बदल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इन दो रीजन के कारण, एक तो मेन रीजन तो ये है, मेन तो ये भी प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध निम्न होता है, इसलिए तांबे के तार प्रयोग में नहीं लेते। दूसरा कारण ये भी ताप गुणांक उच्च होता है, यानी कि टेम्परेचर बदलेगा तो प्रतिरोध में बदलाव ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो उपकरण की सुग्राह्यता यानी कि सेंसिटिविटी, सुग्राह्यता यानी कि सेंसिटिविटी के लिए आर का मान, जो मैंने बताया था वो बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, आर का मान इस प्रकार रखते हैं, अपन इस प्रकार का रखते हैं कि अपनी इच्छा होती है, कोई भी डाल सकते हो उसमें मान कि संतुलन की स्थिति 40 और 60 सेंटीमीटर बीच में आए। अगर संतुलन की स्थिति 40 और 60 सेंटीमीटर बीच में आती है तो अधिक सेंसिटिव होती है, ठीक है। उस एरिया में आपको बिल्कुल शुद्ध मापन की स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है, मध्य प्राप्त हो। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है कि भाई अधिक सुग्राह्यता के लिए विक्षेप बिंदु कहाँ होना चाहिए, तो 40 व 60 के मध्य। तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है,
तार गर्म हो जाएगा भाई, अधिक देर तक धारा प्रवाहित होगी, तार क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होगा तो क्या होगा, प्रतिरोध बदल जाएगा भाई। गर्म होगा तो तापमान बदलेगा, गर्म होगा मतलब तापमान ज़्यादा होना, तापमान ज़्यादा होगा मतलब प्रतिरोध बदल जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वो जो कुंजी है ना उसको जब मापन करना हो ना तभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस उपकरण को जब अपने को मापना हो ना तभी स्टार्ट करेंगे, पहले फालतू का स्टार्ट करके नहीं रखेंगे। सर्पी कुंजी, सर्पी कुंजी यानी कि जॉकी जे, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्पी कुंजी, को रगड़ कर ना चलाए। अब इस तार पे उसको जॉकी जे को रगड़ कर ना चलाए, रगड़ के चलाओगे तो क्या होगा, इस तार की मोटाई डिक्रीज हो जाएगी, मोटाई घट जाएगी। मोटाई घटेगी मतलब क्या होगा, एरिया जो अनुप्रस्थ के साथ से पहले वो घटेगा, तो क्या होगा, प्रतिरोध बदल जाएगा। तो उससे भी क्या होगा, प्रतिरोध बदल जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे टच कराओगे, यहाँ टच कराया, यहाँ टच कराया, यहाँ टच कराया, ऐसे खिसका के नहीं चलना है, समझ गए। सर्पी कुंजी को रगड़ कर ना चलाए, उसको पॉइंट बाय पॉइंट टच करा चलो। आपको लगा कि चलो हाँ इस साइड आते ही विक्षेप इस साइड हो गया, तो चलो फिर से बैक चलो, बैक चलो, बैक चलो, फिर से इस साइड हो गया, चलो मतलब इसका मतलब इसके और इसके बीच में कहीं पे है, समझ गए, ऐसे होता है ये। मतलब ऐसे ऐसे जैसे कि ये होता है ना, ये होता है जी धारामापी निकलने मीटर। तो आप जब कुंजी को सरकाते हो ना, जैसे माना आपकी कुंजी पहले यहाँ पर है, तो आपका विक्षेप यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, एक पॉइंट आएगी, यहाँ पे आते ही आपको ये विक्षेप ऐसे हो गया, तो इसका मतलब आपको मालूम पड़ेगा भाई इसके और इसके बीच में कहीं पर जीरो है। तो आप क्या करो, फिर थोड़ा पीछे यहाँ लाओगे, तो यहाँ लाओगे तो ये हो सकता है यहाँ आ जाए, फिर थोड़ा यहाँ लाओगे, फिर यहाँ आ जाए, फिर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति, समझ गए ये पॉइंट। कुछ एक फैक्ट इंपॉर्टेंट और है, वो और लिख लो। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और, उपकरण में लगी तांबे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। उपकरण में लगी तांबे की पत्तियों के प्रतिरोध अल्प को, भाई उपकरण में क्या लगी होती है, तांबे की पत्तियाँ, तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध क्या होता है, अल्प होगा। ठीक है, मैंने पहले से साइड में लिख दिया, क्या होगा, अल्प होगा, को गणना में शामिल नहीं किया जाता। मतलब ये तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध कितना है उसको अपन गणना में शामिल नहीं करें, क्योंकि अपने फार्मूले में कहीं पे भी जो उन तांबे के पत्तियों का प्रतिरोध शामिल नहीं है, लेकिन प्रतिरोध होता तो है, अल्प है लेकिन होता तो है ना। ठीक है, तो शामिल नहीं किया जाता, इस कारण कुछ एरर रह जाती है, कुछ एरर प्राप्त होती है। इसलिए इस उपकरण की सहायता से छोटे प्रतिरोध का मापन नहीं किया सकता। मतलब क्या हो जाएगी, आपकी त्रुटि रह जाएगी, कुछ त्रुटि यानी कि एरर। त्रुटि क्यों रहेगी, कारण क्या है, जैसे कि आप देखोगे ये अपना उपकरण ऐसे है, अब ये तांबे की पत्तियाँ है, यहाँ आपने क्या आर आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, एस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपने बैटरी लगी हुई है, यहाँ कोई तार वगैरह से, ठीक है, ये मान लिया चलो बैटरी है। अब देखो जब बैटरी देखेगी ना, बैटरी तो बैटरी क्या फील करेगी भाई, बैटरी को तो जब देखेगी तो बैटरी को तो प्रतिरोध कहाँ से कहाँ फील होगा, यहाँ से। बैटरी तो पूरा देखेगी ना भाई, बैटरी को तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रतिरोध दिखेगा, मतलब इस पत्ती का भी प्रतिरोध शामिल करेगी बैटरी। तो जो बैटरी है, बैटरी को क्या फील होगा कि ये भी प्रतिरोध शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और रियल में ये भी शामिल है। इनका प्रतिरोध भले अल्प है, भले ही इसका प्रतिरोध अल्प है, लेकिन शामिल तो है ना। ठीक है, लेकिन जब इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब इसकी गणना कर रहे हैं, उसमें अपन इसका और इसका प्रतिरोध शामिल नहीं कर रहे, तो अपने क्या होगा, जो मान आएगा उसमें कुछ एरर आएगी, कुछ एरर आएगी। तो क्या होगा, तो देखो एरर आएगी, इसका मतलब क्या है कि वो मतलब मीटर से तो सही तो है, लेकिन कब सही है, जब आप बड़े ओम्स का मापन करो। यानी कि जैसे कि मान लो ये आप 50 ओम का मापन कर रहे हो, ठीक है, और ये भी 60 ओम है, तो यहाँ से देखोगे तो बैटरी को दिखाई देगा कितना, 110, भाई सीरीज में है, बैटरी को दिखाई देगा 110 ओम। ठीक है, अगर मान लिया इसका कुछ बहुत कम ओम है, 0.1 ओम्स, इसका 0.05 ओम्स, तो कुल मिला के कुछ 0.5 ओम्स के आसपास और आ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 1.10.05। तो ये इतना तो चलता है, इतनी एरर तो चलती है भाई, क्यों अपने को मापन किसका करना था, बड़े क्या करना था, तो इतनी एरर चलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको जिसका मापन करना है वही अगर छोटे छोटे हैं, यानी कि अगर ये मान लो ये खुद कितना 1 ओम है, ये खुद 0.5 ओम है, तो फिर क्या होगा उस केस में 1.5 तो आपको नापना है, और अब फिर आपकी रीडिंग अगर 2 आ गई और 2.5 आ गई, तो फिर बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी ना, गलती बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए इसकी सहायता से, मीटर सेतु की सहायता से छोटे प्रतिरोध ज्ञात नहीं कर सकते, मीटर सेतु की सहायता से छोटे प्रतिरोध ज्ञात नहीं किया सकते। कारण ये कि जो तांबे की पत्तियां हैं उनका भी कुछ अल्प प्रतिरोध होता है, और उनको जो मापन करते हैं उसमें उपयोग नहीं लेते, उसकी जो गणना करते हैं कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता। तो क्या करेंगे, तो छोटे प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, तो छोटे प्रतिरोधों की मापन के लिए इसी का सुधरा हुआ रूप, इसमें क्या करते हैं, सुधार करते हैं। इस मीटर सेतु में ही कुछ सुधार करके क्या बनाया गया है, कैरी फोस्टर सेतु।
मीटर सेतु में सुधार करके बनाया गया है कैरी फॉस्टर सेतु, उसको काम में लिया जाता है। कैरी फॉस्टर सेतु अपने को पढ़ने का काम नहीं है, ठीक है, 12th में मेरे ख्याल से होता भी नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, बाकी 12th में आपको होता भी नहीं। 12th में मेरे ख्याल से पोस्ट ऑफिस बॉक्स ही होता है, और यहाँ पे कैरी फॉस्टर सेतु अब पता नहीं शामिल किया सिलेबस में, मुझे आइडिया नहीं इस बारे में, ठीक है, लेकिन पहले पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु ही हुआ करता था। तो छोटे प्रतिरोध के माप के लिए इसी का सुधरा हुआ रूप कैरी फॉस्टर सेतु काम में लिया जाता है। समझ गए? आ भी सकता है क्वेश्चन कि भाई छोटे प्रतिरोध को माप के लिए क्या काम में लेते हैं, तो कैरी फॉस्टर सेतु, या फिर कुछ सेंटेंस दे दे, 4 वाक्य दे दे, इसमें से एक वाक्य ये दे दिया कि भाई मीटर सेतु की सहायता से छोटे प्रतिरोधों का मापन शुद्धता से कर सकते हैं। तो शुद्धता से नहीं कर सकते, शुद्धता से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, सवाल कैसे भी बोल सकते हैं, सवाल को वो कैसे भी घुमा फिरा के बना सकते हैं। आपको पॉइंट याद रखना है कि भाई मीटर सेतु की सहायता से अपन छोटे प्रतिरोधों का मापन शुद्धता से नहीं कर सकते, तो इसलिए छोटे प्रतिरोधों का मापन हम किससे करेंगे, कैरी फॉस्टर ब्रिज से करेंगे, ठीक है, जबकि इससे मीडियम या बड़े प्रतिरोधों का मापन किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये समाप्त हो गया मीटर सेतु। अब अपन कर लेते हैं कुछ इसके न्यूमेरिकल, कुछ और उसके भी न्यूमेरिकल करने, अपने वीडियो स्टैंड वाले भी न्यूमेरिकल करने, और भी कुछ फैक्ट है वो पढ़ लेंगे, फिर अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे विभव मापी। थैंक यू सो मच। अभी तो स्टार्ट है लेक्चर, ठीक है। अब चलिए एक न्यूमेरिकल देखिए आप। मीटर ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग में तार के एक सिरे से, अब देखो इसको मैं बहुत प्रकार से बोल सकता हूँ, एक तो ये बोल सकता हूँ कि अविक्षेप बिंदु, संतुलन बिंदु, शून्य विक्षेप बिंदु, तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, इसलिए मैंने इस सवाल में तीनों लिख दिया, ठीक है, कि भाई इसको अविक्षेप बिंदु भी बोल सकते हैं जहाँ पे विक्षेप ना हो रहा हो, अविक्षेप, ठीक है, जिसको शून्य विक्षेप भी बोल सकते हैं, और संतुलन की स्थिति की दूरी कितनी है, 75 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, यानी कि L बराबर कितना है, 75 सेंटीमीटर। यदि संतुलन के लिए 30 ओम का प्रतिरोध काम में लिया गया है, भाई संतुलन के लिए 30 ओम का प्रतिरोध मतलब अपन जो प्रतिरोध बॉक्स है उसमें मैंने बताया ना कि भाई अपन चेंज करते रहते हैं अपने को, कि अगर संतुलन प्राप्त नहीं हो रहा है तो कुछ और बदल के चेक करते हैं यार अब संतुलन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यदि संतुलन के लिए 30 ओम का प्रतिरोध यानी कि कौन सा है, R इक्वल टू 30 ओम का प्रतिरोध काम में लिया गया है, तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आपको पता है अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला, ठीक है, S इक्वल टू क्या होता है, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, ये होता है 100, L कितना है 75 अपॉन 75 इंटू R कितना है 30 है, कितना हो जाए 25 75 1/3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 10 ओम। तो अज्ञात प्रतिरोध कितना आएगा, S बराबर 10 ओम, कितना आएगा 10 ओम। अब देखो ये तो इस सवाल की लैंग्वेज से आप समझ गए, बहुत बार क्या होगा आपको सवाल में घुमा के दे देंगे, ठीक है, जरूरी नहीं कि मतलब ये ऐसी लैंग्वेज दे दे, और ये भी जरूरी नहीं कि ये L जो लंबाई है ना वो इस साइड से ही आए। अगर नॉर्मली बोले कि भैया अगर लैंग्वेज दी है कि भैया तो लंबाई L ये होगी, बहुत बार वो लंबाई इसको L दे सकता है और इसको 100 माइनस L दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ जो मैंने आपको चीज़ें बताई है पीछे उनको समझना जरूरी है। डायरेक्ट फार्मूला रट के जाओगे ना सवाल गलत हो जाएगा। आप यही करते हो, आप बोलते हो सर हमसे फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन होते हैं इसलिए नहीं है कि आप क्या करते हो फॉर्मूले पे फोकस करते हो। फॉर्मूले पे कभी भी फोकस नहीं करना, फॉर्मूला तो एक रिजल्ट है, ठीक है, फॉर्मूला तो भाई एक रिजल्ट है, शॉर्ट में क्या लास्ट में इतना आता है। अब जैसे कि इसी को आपको कोई डायग्राम दे दे, ठीक है, कोई डायग्राम ऐसा दे दिया कि भाई इसने क्या किया कि यहाँ पे चलो ये अपना वो वाला ब्रिज है, ये वाला ब्रिज, ठीक है, इस वाले ब्रिज में ये तार की लंबाई दे दी, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया कुछ भी ऐसा चेंज कर दिया कि मानो ये हो सकता है ये अज्ञात प्रतिरोध यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है। अपने को हमेशा ध्यान रखना है कोई कुछ भी हो, यहाँ पे S हो सकता है, यहाँ पे R हो सकता है, यहाँ पे L लंबाई हो सकती है, यहाँ पे 100 माइनस L हो सकती है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको हमेशा फॉर्मूला तो एक तो कब है जब भाई जिस हिसाब से जो स्टैंडर्ड डायग्राम है जो मैंने बताया वो फिक्स डायग्राम है, वो स्टैंडर्ड डायग्राम है, लेकिन आपको सवाल घुमा के भी पूछ सकते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का डायग्राम बना के भी पूछ सकते हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या कि भाई आपको पता है S R और ये 100 और L, तो आपको पता है ये क्या होगा P Q और ये अपना R और S। वैसे ना मैंने ये SR दे दिया लेकिन एक्चुअल में है क्या R और S, अगर उस डायग्राम के हिसाब से देखो तो क्या आएगा फिर, या फिर सिंपल सा इस ऑपोजिट वालों का गुणा कर दो, भूलने की बात ही नहीं है। मैंने बताया ना कि आमने सामने वालों का गुणा यानी कि S इंटू L इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R, ठीक है। कोई बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे सर आप दूरी कैसे लिख रहे हो 100 माइनस L, क्योंकि यहाँ पे लैम्बडा गुणा में साथ में लिखोगे ना तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो S क्या आएगा इस केस में S आएगा
क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैंने बदला है, एस इस साइड लिख दिया, 100 माइनस एल इस साइड हो गया, ये आर एल। तो इस केस में क्या होगा, वही 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। ये तो सेम हो गया क्योंकि मैंने इसको ऐसे बदल दिया। अब मैं अगर ये करता कि इसको अगर मैं ऐसे कर देता, यहाँ पे चलो इसको आर रखता, यहाँ पे एस रखता, तो क्या होता, 100 माइनस एल इंटू एस बराबर एल इंटू आर। ठीक है, तो क्या हो जाता, एस बराबर हो जाता एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर। समझ गए, ऐसे होता। तो वो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला याद जरूर रखना। वो कब काम आएगा, जब आपको ये मान के चले कि जो मीटर सेद्धू का स्टैंडर्ड डायग्राम है, जो स्टैंडर्ड डायग्राम है वही है, यानी कि लैंग्वेज ऐसे दे दी कि भाई हाँ ऐसे, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, लेकिन आपको डायग्राम दे दिया ऐसा कि भाई ऐसा बना के दे दिया कि भाई चलो मान लो ये एल है और ये आर और एस है, तो फिर आपका मैटर उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। बेसिक क्या है, सिंपल सी बात है, कुछ भी हो अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक ओम है, ये एक ओम है, ये एक ओम है, ये एक ओम है, ठीक है। अगर कुछ भी किसी भी टाइप का बनो तो ये देखो, ये अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। संतुलन की स्थिति में इसका और इसका गुणा और इसका गुणा समान होना चाहिए, यानी कि R1 R4 R2 R3 ये गुणा, बस इसका मतलब अपने को संतुलन प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसमें अपने को जो मान निकाला वो निकाल सकते हो। समझ गए, तो इसलिए कंफ्यूज होने का नहीं। तो ये न्यूमेरिकल में आपको डायग्राम में घुमा के भी पूछ सकते हैं, ये मैं पहले से ही कह रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऐसे कैसे, मतलब ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप 100 माइनस एल अपॉन एल करके वो कर सकते थे, ठीक है। आपको घुमा के भी दिया जा सकता है ऐसे वैसे, आपको बेसिक चीज़ें पता रखनी है कि मैंने कैसे किया, बस वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। यही गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, वो फार्मूला रट लेते हैं। फार्मूला रटा हुआ हमेशा ध्यान रखना ज़िंदगी में, फिजिक्स का रटने से कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना, सब बता रहा हूँ। फिजिक्स का रटने से कोई समझ नहीं है। इवन फार्मूला भी है ना, कोई भी फार्मूला समझने की चीज़ है, कोई भी फार्मूला, ठीक है। प्लीज़ कुछ भी चीज़ रटने की कोशिश ना करें और समझे, तब जाके फिजिक्स क्लियर होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं न्यूमेरिकल किसके, व्हीटस्टोन ब्रिज के। अब एक सवाल देखो, ये सवाल मेरे को किसी बच्चे ने टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि सर ये सवाल नहीं हो रहा है। ऐसे एक सवाल दिया हुआ था, इसमें पूछा था कि भाई ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो इसको करने की दो विधि है। एक विधि तो जो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यानी कि मैंने बताया था कि भाई धारा निकाल के फिर ए से बी चलते हैं, वो वाली विधि, ठीक है। फिर दूसरी विधि, फिर कौन सी वाली, दूसरी विधि यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज वाली विधि। आपको क्या करना है, जब भी इस तरह से कोई प्रतिरोध लगे हुए हो, 1 2 3 4, पहले चेक कर लो कि ये व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, क्रॉस 8 × 3 बराबर 6 × 4 24 = 24। इसका मतलब क्या हुआ, व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन हो रहा है, व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन हो रहा है। और व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, VA = VB, दोनों क्या हो जाएंगे, समान विभव में होंगे। अगर इसमें व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन हो रहा है तो VA और VB यानी कि ए बिंदु और बी बिंदु किस पे होंगे, समान विभव पे, इनके मध्य विभवांतर क्या होगा, 0 होगा। तो बस ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। देखते ही बिल्कुल चुटकियों में 8 3 24 6 4 24 बराबर हो रहे हैं 0। बस ऑप्शन में एक ऑप्शन भी थे, ठीक है, ऑप्शन में 0 लिखा हुआ था। विदिन 2 सेकेंड में सवाल हो गया, ठीक है। अगर मान लो ये तो अपन ने किया किस विधि से, व्हीटस्टोन विधि से, ठीक है, समझ गए। ये बात समझ में आ गई आपको कि भाई संतुलन प्राप्त होती क्या होगा, VA बराबर VB हो जाएगा। आज बारिश हो रही है यहाँ पे, देख लो, अपने राजस्थान में तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे आज बारिश हो रही है। आपको लग भी रहा होगा कि सर अभी तो पहले तो आपके बाल सूखे होते, बाल भीगे हो कैसे, क्योंकि अभी मैं चाय पी के आया हूँ। आपके लिए ये भी वीडियो है ना, सुबह 5 बजे उठ कर मैं बताता हूँ ये चीज़ें, वीडियो वगैरह, ठीक है। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कीजिए, ठीक है। और मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है इसमें मैं सिर्फ उसी रूल को फॉलो करता हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बस, ठीक है। मुझे फिजिक्स आती है और मुझे पढ़ाने का शौक़ भी है, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो बारिश बहुत शानदार हो रही है, मैं आपको दिखा भी सकता था, लेकिन अभी रूम का व्यू को भी अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। कहाँ मैं वीडियो शूट करता हूँ, क्या करता हूँ। ये मेरा सरकारी क्वार्टर जो मेरे को मिला हुआ है ना, वहाँ का है, उसके अंदर मैं वीडियो बनाता हूँ। चीज़ें कभी दिखाएंगे, ठीक है। अभी आपका टाइम वेस्ट ही होगा फालतू का, अभी मैं बता दूंगा तो, ठीक है, वो छोड़ो। तो ये समझ गए। अब यदि इसको आप बिना इस, मान लो कि आपको व्हीटस्टोन का सिद्धांत पता नहीं है,
पता नहीं है तब भी कर सकते थे। कैसे भाई, ये 10 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा, इनके बीच कितना आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा। ये 10 वोल्ट ही आएगा इनके बीच में, तो ये 10 वोल्ट है तो इसमें से धारा जाएगी कितनी, इसमें से तो 10 वोल्ट बटा 8 और 6 14, तो 10 बटा 14 यानी कि धारा जाएगी कितनी, 10 बटा 14 यानी कि ये जाएगी धारा 10/14 ऐसे जाएगी। और इसमें कुछ वो यहाँ पर है, इसमें भी कितनी जाएगी, 10 बटा 7, 10 बटा 7। ठीक है, समझ गए। हाँ, बारिश की आवाज़ है, देख लो, बहुत मज़ेदार चीज़ है। राजस्थान में बारिश पता नहीं कब होगी, यहाँ आज बारिश है। वैसे ये आज का आपको शायद डेट पता नहीं होगी किस दिन शूट किया, आज कौन सी डेट है, हाँ 10 तारीख को, हाँ 10 मई को ये वीडियो शूट किया हुआ है। अभी सुबह का टाइमिंग है, लगभग ये समझ लो 6:30 बजे के आसपास। मैं बाहर जाके चाय पी के आया हूँ, इसलिए बारिश हो रही थी, मेरे बाल भीग गए थे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर आप नहा के आगे क्या वीडियो बनाने के लिए। अब देखो क्या करना है, धारा कैसे मालूम पड़ी, देखो ये 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट, अब इसमें से कितनी जाएगी, ये 10 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, पूरे के अक्रॉस, तो 10 बटा 8 और 6 14, तो 10 बटा 14 जाएगी यहाँ से, और यहाँ से 10 बटा 7। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, अब आपको निकालना है VA से VB तक। तो मैंने आपको बताया था, पहले तो क्या कर दो, मार्क कर दो, पॉजिटिव इसमें धारा से आएगी, नेगेटिव इसमें धारा से आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखो VA लिखो, VA लिख दिया, VA। अब देखो यहाँ से नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो, नेगेटिव प्रतिरोध इंटू धारा 10 बटे 14। यहाँ पे आओगे पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो, पॉजिटिव प्रतिरोध इंटू 10 बटे 7 यानी कि धारा। ठीक है, और बराबर क्या लिखना, VB, बराबर क्या लिखना, VB। जब आप लिखोगे तो देखो क्या आएगा, ये पहले चलो इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो रहा है, 60 बटा 14 और 30 बटा 7, यानी कि इसको जब कैंसिल करो तभी कितना आएगा, 30 बटा 7 ही आएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो VA माइनस VB बराबर कितना आएगा, 0। यानी कि आपको अगर वीट डिस्टॉन का सिद्धांत पता नहीं है ना, तो भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात समझ गए। तो इसीलिए सवालों को मैंने सब कुछ कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी मैं दे नहीं पाया हूँ, मेरे को टाइम मिला नहीं, मैं दे दूंगा जल्दी। अब देखो इसी सवाल में कुछ चेंज करते हैं, कुछ और बदलाव करते हैं। क्या करते हैं अपन, अगर आपको ये ऐसे दे दिया जाए, यही सवाल आपसे ऐसे पूछ ले, यहाँ पर कोई 2 ओम का प्रतिरोध टांग दिया, 2 ओम का प्रतिरोध टांग के फिर बोल दिया कि A और B के बीच का विभवांतर ज्ञात करो। अब आपको बोल दिया जाए कि A और B के बीच का विभवांतर ज्ञात करो, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको पहले भूल जाओ, इसको पहले भूल जाओ, एक बार तो इसको भूल जाओ। चेक करो वीट डिस्टॉन का नियम अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, 8 3 24 6 चौक 24, मतलब अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई काम नहीं, इसको ओपन सर्किट कर दो, बस इसको हटा दो। समझ गए, इसका कोई काम नहीं है। तो A और B किस पे समान विभव पे हो जाएंगे, तो VA माइनस VB बराबर 0। समझ गए, अगर यहाँ पे प्रतिरोध भी है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। अब इसी सवाल में दूसरी चीज़ घुमा के क्या पूछ सकते हैं, आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा दिया, और मान लो यहाँ पे लगा दिया 2, कितना लगा दिया 2। अब मैं पूछूं कि इस C व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, C व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो देखो कैसे होगा, आप यहाँ देखो C और D के बीच में देखोगे तो इसको तो पहले चलो इसको साइड में रख लो, पहले इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को देखोगे तो ध्यान से देखोगे
तो पहले चेक करना है कि भाई व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन हो रहा है नहीं हो रहा। तो 8 × 3 24, 6 × 6 24, तो व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन हो रहा है। और जैसे ही व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन हो रहा है तो ये और ये बिंदु किस पे हो जाएंगे, समान विभव पे। तो इसके मतलब इसका बीच में यहाँ पे जो भी है उसको हटा दो, उसको जो भी हटा दो, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको सर्किट में मानना ही नहीं है, ठीक है। अब अपने पास चीज़ क्या रहेगी, ये रहेगी, क्या रहेगी, ऐसे रह गया। तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 ओम यहाँ पर, 8 और 6 14 सीरीज में, 4 और 3 7। अब इसको सॉल्व कर लो, तुल्य प्रतिरोध, इनका समांतर निकाल के इसमें 2 जोड़ दो, बस आ जाएगा। समझ गए। तो इस टाइप का कोई भी सवाल दो तो आपसे हो जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रैक्टिस पे सब कुछ, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता दिए गए, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस ही करने की ज़रूरत है, ठीक है। सवाल नहीं आए सोचो, उस पर अप्लाई, दिमाग लगाओ बैठे बैठे। नहीं आ रहा मतलब छोड़ दिया, ऐसे नहीं करने का, ठीक है। उस पर दिमाग लगाओ, हो जाएगा, चीज़ें हो जाती है, बस आपको घुसना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं भी कहीं से सीख के आया था, मैंने भी सवाल ऐसे किए, मैंने क्या किया, अलग अलग तरीके से सीखा। जैसे कि मतलब ये मैंने क्या किया कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने भी अभी आपको बताया था पहले कि ऐसे था शॉर्ट में, फिर मैंने धारा निकाल दी 10/14, डायरेक्ट लिख दिया 10/14, ठीक है। ये कितना 10/7 ऐसे लिख दिया ना। तो फिर अब क्या है, जो बच्चे जिनमें सीखने की जिज्ञासा होगी ना वो चेक करेंगे कि सर ये 10/14, ये 10/7, दोनों को मिला के देखो तो कितना आएगा, 10/14 प्लस 10/7, यानी कि ये कितना आएगा, 30/7 ये होगा, 30/7, सॉरी बना। इसको मतलब जो भी है आप 2 पार्ट में डिवाइड करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/14, 10/7, ये जोड़ने का, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से धारा कितनी जाएगी, इतनी जाएगी। तो आप दूसरे ढंग से कैसे चेक कर सकते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो, फिर उस 10 में इसका भाग दो, तो वो सेम वैल्यू आएगी। तो चीज़ें ऐसे चेक करने का, आपको चीज़ें आपको ऐसा चेक करने का होता है, ठीक है। तो जैसे ही जब जिज्ञासा बढ़ेगी ना आप में, तो चेक करने जाओगे ना तो अपने आप कॉन्सेप्ट मन में होता है। जो पूछा है वही ज्ञात करके सेटिस्फाई नहीं होना है। बहुत बार क्या होता है, आप जब सॉल्व करते हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्या होती है, ये सवाल दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4। अब सवाल दे दिया आपने, जल्दी जल्दी में सॉल्व कर लिया, अच्छा 3 आ रहा है, अच्छा आ गया 3, बस बात खत्म, सवाल हो गया मेरे से। नहीं, उसने पूछा क्या था, अच्छा आपने वही निकाला। अच्छा अगर इसमें कुछ ऐसे पूछता तो क्या होता है, अच्छा ये जो ऑप्शन दिया है उसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो सारी चीज़ों पे गौर करोगे ना तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। एक सवाल है बोर्ड पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हो। इस टाइप के डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, संख्या जरूर चेंज हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट पे सवाल 100% आने की संभावना रहती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि RAB ज्ञात करो। अभी पूछ कुछ भी सकता है, पूछने को मतलब डायग्राम ऐसा होगा, ठीक है। इस डायग्राम का मतलब क्या है वो समझ लो, बाकी चीज़ें आसान हो जाएगी। बाकी पूछने को कुछ भी पूछ सकता है कि इसकी और इसके मध्य का विभवांतर क्या होगा वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपको अभी मैंने पूछा कि RAB ज्ञात करो, RAB ज्ञात करो, ठीक है। तो अब देखो इस A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था आपको, पहले तो सारे पॉइंट मान लो, जहाँ संधि या जंक्शन वगैरह जो भी है मान लिया। अब क्या कर दो, लगा दो, A लगा दिया और एक B लगा दिया। तो A और B के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो कुछ नहीं है, कुछ भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। एक C है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो एक क्या है पॉइंट C है ना, एक बिंदु C है। तो C कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं, कहीं भी रख दो एक बार, ठीक है। अब यहाँ से देखो, पहले A और C के बीच में कौन सा सेट जुड़ा हुआ, 3 ओम, ठीक है। तो इसको रख दो 3 ओम, ये हो गया, इसको कर दिया। फिर कौन सा 2 ओम किसके बीच में है, A और D के बीच में, A और D के बीच में है 2 ओम, ये भी हो गया। फिर C और D के बीच में 10 ओम है, C और D के बीच में 10 ओम है, ये भी लिख लिया। D और B के बीच में 4 ओम है, D और B के बीच में 4 ओम है, ये भी हो गया। C और B के बीच में 6 ओम है, C और B के बीच में कितना ओम है, 6 ओम है, ये भी लिख लिया। अब अपना डायग्राम रियल में क्या बन गया, ये बन गया। और ये डायग्राम किसका है, व्हीटस्टोन सेतु जैसा है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि पहले तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत फॉलो कर रहा है, दिखने से कुछ नहीं होता, ये मैंने ऐसा लिख लिया, दिखने से कुछ नहीं होता कि ये व्हीटस्टोन सेतु होगा, समझ गए। अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्हीटस्टोन सेतु ही है, आपको चेक करना है कि फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। तो गुणा करो, 4 × 3 2 × 6
2 इंटू 6 12 बराबर 12। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो जब ये व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन कर रहा है तो इस बीच वाले का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो। और अब ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। 3 और 6 किस में सीरीज में 9, और 2 और 4 किस में सीरीज में, जुड़ के 6 हो गए। तो 9 और 6 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। ये 9 ये 6 पैरेलल में। अब इनका सॉल्व कर लो, बस बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, समझ गए ना। तो 9 इंटू 6 कितना आएगा, 9 इंटू 6 बटा 15, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों को करना है आराम से, शांति से। जो भी स्टेप बता, सारी चीज़ें बता रखी है, बस आपको उसको अप्लाई करना है धीरे धीरे। ठीक है, मैंने कैसे किया मैंने आपको बताया भी कि भाई आप पॉइंट बाय पॉइंट देखो, कहाँ से क्या, कुछ भी कैसा भी डायग्राम घुमा के दे दे, कहीं पे भी प्रतिरोध टांग दे, कोई मतलब नहीं, भूल जाओ। पहले पॉइंट का नाम दे दो, ए सी डी बी इतने ही है। ठीक है, तो बस उनको पॉइंट का नाम देके, पॉइंट कहाँ देना है, जहाँ मतलब मेन में, जैसे सी है जहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, जहाँ ये प्रतिरोध आपस में मिल रहे हैं उनको देना है पॉइंट का नाम। फिर ए बी सी डी रख के फिर देख लो ए और सी के बीच में कौन सा है। तो लास्ट में रियल में डायग्राम कैसा है, ऐसा है। ये तो आपको ऐसे ही बना के दे दिया घुमाने के लिए। रियल में डायग्राम कैसा है, ऐसा है। ठीक है, अगर आप इसको खींच के देखोगे ना ऐसे, ए को इस टाइप खींचो, बी को इस साइड खींचो, तो ये ऐसा बन जाएगा, देख लो ऐसा। ठीक है, रियल में डायग्राम क्या ये है। अब चलो ये चीज़ें हो गई मेरे ख्याल से, न्यूमेरिकल लगभग सारे हो गए। ठीक है, अब आपको फोकस करना आपके कॉन्सेप्ट पे, यानी कि आपकी प्रैक्टिस, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको प्रैक्टिस करना है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो क्या है, अमीटर, वोल्ट मीटर और गैलोमीटर। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो जानना जरूरी है। क्यों, क्योंकि किसी न्यूमेरिकल में टांग के दे दिया आपको, किसी न्यूमेरिकल में आपको टांग के दे दिया कहीं पे, ठीक है, तो फिर वहाँ आप फंस जाओगे। तो इसीलिए जानना जरूरी है। और फिर वोल्ट मीटर तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में, विभव मापी। तो विभव मापी की ज़रूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, वो भी अपन आज अपन समझ लेंगे। क्योंकि वोल्ट मीटर में कुछ मिस्टेक है, इसीलिए अपने को विभव मापी की जरूरत पड़ी। ठीक है, वोल्ट मीटर तो पढ़ेंगे कल, यानी कि अगले लेक्चर में, क्योंकि विभव मापी पढ़ने से जस्ट पहले उसको समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अपन अमीटर और गैलोमीटर ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उनके बारे में नॉलेज। अमीटर कैसा होता है, ऐसा सिंबल दे रखा है, ए मतलब अमीटर, जी लगा के गैलोमीटर। दोनों का काम क्या होता है, धारा का मापन करते हैं। ये भी क्या करता है, ये धारा का मापन प्लस धारा की दिशा भी बताता है। यानी कि अमीटर में क्या होगा, जो मीटर होगा ना, मीटर जीरो से यहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से यहाँ से स्टार्ट होता है, और जो भी धारा बह रही है वो बता रहा है भाई 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर जो भी है। ठीक है, वो ऐसे बताता है, ऐसे ऐसे सिंबल। जबकि गैलोमीटर में क्या होता है, विक्षेप की स्थिति यहाँ पे होती है, मध्य बिंदु पे, समझ गए। शून्य गैलोमीटर होता है वो कहाँ होता है, मध्य बिंदु पे। जबकि अमीटर में इस साइड होगा शून्य। ठीक है, और जैसे जैसे कि धारा इस साइड बह रही है तो इस साइड, अगर 10 एम्पियर धारा इस साइड बह रही है तो इस साइड 10 एम्पियर शो करेगा, धारा इस साइड बह रही है तो इस साइड 10 एम्पियर शो करेगा। समझ गए। तो ये धारा का मापन के साथ साथ दिशा भी बताता है। श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इनको दोनों को क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये भी श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। सुग्राही कम है, यानी कि अमीटर की सेंसिटिविटी थोड़ी कम है, थोड़ा कम सेंसिटिव है। ठीक है, यानी कि सेंसिटिविटी इसकी कम है, और अत्यधिक सुग्राही मतलब इसकी सेंसिटिविटी अधिक है। गैलोमीटर की क्या होती है, सेंसिटिविटी अधिक होती है। इन दोनों का प्रतिरोध क्या होता है, अल्प प्रतिरोध। क्या होता है, अल्प। जबकि अगर ये पूछे कि आपको कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो शून्य प्रतिरोध। आदर्श मतलब भाई अल्प प्रतिरोध होता है, लेकिन अगर आइडियली बोले तो आदर्श यानी कि शून्य। कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो कैसे मापन होता है। अगर जैसे कि देख लो, ये गैलोमीटर, हाँ ये कोई प्रतिरोध है आर है, ये अमीटर लगा दिया। ठीक है, ये अमीटर है। ठीक है, ये अमीटर है। अगर इससे 10 एम्पियर की धारा बह रही है तो ये क्या शो करेगा, यहाँ पर 10 एम्पियर, यहाँ पर क्या शो करेगा, 10 एम्पियर, ऐसे। ये अमीटर। अगर यही अगर मैं गैलोमीटर लगाऊँ यहाँ पर आर, ये 10 एम्पियर, तो ये शून्य होता है, तो गैलोमीटर धारा इस साइड बह रही है ना, तो गैलोमीटर 10 एम्पियर यहाँ शो करेगा। और अगर ये मान लो कि ये प्रतिरोध के अंदर आर और ये ए और ये धारा इस साइड बहती 10 एम्पियर, और ये कोई प्रतिरोध आर, ये गैलोमीटर जी और धारा इस साइड बहती 10 एम्पियर, तो ये तो क्या शो करता है, वही सेम शो करता है। इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, धारा की साइड भी हो ये अपना मान दिखा देगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, फिर ये शून्य आया ना, ये इस साइड शो करता है 10 एम्पियर,
समझ गए, क्योंकि इसके दोनों साइड स्केल होती है, इस साइड और इस साइड। धारा इस साइड बह रही है तो ये स्केल इस साइड मूव करेगा, इस साइड बह रहा है तो इस साइड मूव करेगा। अगर ये शून्य पे है तो यानी कि कोई धारा नहीं बह रही है। समझ गए, तो ये है डिफरेंस इनमें, क्योंकि ये हमेशा धारा की दिशा से कोई मतलब नहीं, मान देगा 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर मान दे देगा। ये क्या करेगा, 10 एम्पीयर मान देने के साथ साथ दिशा भी बताएगा कि तार में धारा इस साइड जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है। ठीक है, समझ गए। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहले वोल्ट मीटर समझ के कि वोल्ट मीटर में क्या कमी है उसको समझ कर, कि फिर पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ किया जाता है, विभव मापी क्यों यूज़ किया जाता है, वो समझ के फिर अपन चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और विभव मापी भी बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको भी अपन अच्छे से पढ़ने वाला। ठीक है, सिलेबस भले ही धीरे हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिलेबस भले ही धीरे हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चैप्टर है ना समझने के, इसके बाद एक और चैप्टर आएगा वो भी समझने का है। उसके बाद वाले जो चैप्टर है ना उनमें हमको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, उनमें जो फैक्ट दिए हुए हैं उनको थोड़ा समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। इनमें क्या पूरी एक रामायण सा होता है, ये एक समुद्र सा है, ये चैप्टर है ना ये पूरे एक समुद्र से है। इनमें मतलब चीज़ें कहीं से भी कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, जबकि उनमें थोड़ा सा फिक्स पैटर्न होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला चैप्टर और अगले वाले चैप्टर में भी टाइम ऐसा कैसे लगेगा, फिर चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, फिर इतना टाइम नहीं लगेगा चैप्टर पूरा होने में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।